यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी क्लास 11th का। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में भारत क्या क्या चीज़ें प्रमुख रूप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता था। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट की। भारत जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था वे थी मसाले, गेहूँ, चीनी, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, रेशम, पैरेट्स तोते, लाइव जीवित एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट जैसे उनकी खाल, सींग, चमड़ा उनका, कछुए का कवच ऊपर का, अंडरस्टूड, नीलमणि, चमकीले पत्थर, ग्रेनाइट और तांबा। ये सब चीज़ें इंडिया क्या करता था उस टाइम? एक्सपोर्ट करता था। अब देखते हैं इंपोर्ट क्या क्या करता था। इंपोर्ट जो इंडिया करता था वो था घोड़े, पशु उत्पाद, एनिमल प्रोडक्ट्स, चीनी, सिल्क, फ्लेक्स, मणि, सोना, चांदी, टिन, तांबा, शीशा, मणिक, पुखराज, मूंगा, कांच और एम्बर। ये सब चीज़ें इंडिया क्या करता था? इंपोर्ट करता था। इंडिया का जो समय पे एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था किससे? इंपोर्ट से। दैट्स वाई इंडिया के पास में जो गोल्ड और सिल्वर था उसकी ज़्यादा मात्रा थी। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा एक्सपोर्टर था बहुत बड़ा उस समय पे। अब नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व में क्या स्थिति थी? विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति थी 1 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक? अंडरस्टूड? सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट ईस्वी में 32% सर्वाधिक क्षेत्र हिस्सेदारी किसकी थी? इंडिया की। 1000 ईस्वी में 32% सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी थी? इंडिया की। 15वीं ईस्वी में 36% क्षेत्रीय अंश में हम कहाँ थे? 24% पे हम कौन से उस पे नंबर पे थे? सेकंड नंबर पे थे। अंडरस्टूड? ऐसे ही जो हमारा औद्योगिक उत्पादन था वो विश्व का 25% था। अंडरस्टूड? उसके बाद जो हमारा 1900 ईस्वी में औद्योगिक उत्पादन था वो कितना था? 2% हो चुका था 1900 ईस्वी में। और 1993 में अंग्रेजों के समय में 5.4% था। अंडरस्टूड? लिबरलाइजेशन 1991 में क्या आ गया था फिर? लिबरलाइजेशन। तो ये एक पूरी चेन थी जिसके थ्रू हमने ट्रेवल किया। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम यहाँ थे 32% के साथ। उसके बाद हम देखिए बच्चों, ये एक पूरी चेन थी ऐसे इंडिया की ट्रेवलिंग चेन जो इंडिया की इकोनॉमी ने ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हम 32% के साथ फर्स्ट नंबर पे थे पहली ईस्वी में। फिर 1000 ईस्वी में 32% के साथ में हम लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन थे। 15वीं ईस्वी में 24% के साथ में हम सेकंड रीजनल शेयर था हमारा। फिर उसके बाद में 1600 ईस्वी में हमारा 24% शेयर था। 17वीं ईस्वी में 24% समथिंग शेयर था। 17वीं से 17वीं ईस्वी में 25% था वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट का। और 1850 में 5 से 10% था। उसके बाद 1870 में 9.2% था वर्ल्ड इनकम ब्रिटिश एम्पायर का। 1900 ईस्वी में 2% था ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट का। 1913 में 5.4% था। और उसके बाद 1952 में 3.8% ऑफ द वर्ल्ड इनकम थी इंडिया की। 1973 में 3.1% था। और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया था भारत के अंदर। अब चलते हैं वापस अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन अपना ये रहा। इसमें देखिए क्या है बच्चों, इसमें है 1ली और 7वीं शताब्दी के बीच भारतवर्ष के प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया की लगभग 1/3 या 1/4 दौलत को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? भारत थी। अंडरस्टूड? उसके बाद भारत को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था।
और भारत को ये नाम किसने दिए थे? ये भारत को नाम जो दिए थे ट्रेवलर्स ने दिए थे। ट्रेवलर्स कौन? मेगास्थनीज, फैक्सियन, बेरूनी, बटूटा, फ्रेंचमैन, ये सब ट्रेवलर्स थे जिन्होंने भारत को स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप का नाम दिया था। अंडरस्टूड। इसके बाद पूर्व औपनिवेशिक जो हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी हिस्ट्री थी इंडियन इकोनॉमी की, वो यूरोपियन इकोनॉमी से के पीछे पीछे थी डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड। तो जो हमारे यूरोपियंस थे, शुरुआत में जो हमारे यूरोपियन थे वो भारत में खोज के लिए आए थे और लूटने के उद्देश्य से आए थे, किंतु फिर उन्हें एहसास हुआ कि भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और भारत में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, इनोवेशंस थी, आइडियाज़ थे, वो जस्ट पीछे थे यूरोपियंस के। मींस हम लोग उन्हें पूरी टक्कर दे रहे थे टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में और आइडियाज़ में। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया इन द मिड 18th। जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियमों के अधीन प्रांतों द्वारा राजस्व का उपयोग भारतीय कच्चे तेल, मसालों और वस्तुओं को खरीदने में किया। मींस जो पैसा वो लोग यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से कमा रहे थे, जो उन्होंने स्थापित की थी, उससे होने वाली कमाई को वो लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ? ब्रिटिश कंट्री में। मींस हमारे यहाँ से हमारा ही रॉ मटेरियल वहाँ एक्सपोर्ट करते थे और अपने ब्रिटिश कंट्री में उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तैयार करते थे, पक्का माल, तैयार माल, और उसे वापस भारत को बेचते थे। इससे इन्होंने हमारे इंडिया को लूटना शुरू किया। यूँ कहे रॉ मटेरियल सस्ता होता है, उसे वो एक्सपोर्ट करते थे और फिर हमें फिनिश गुड तैयार करके फाइनल गुड्स हमें बेचते थे महंगा। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई थी। और इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था। उसके बाद भारत का क्या हुआ? भारत का री इंडस्ट्रियलाइज हुआ। मीन्स इंडिया री इंडस्ट्रियलाइज हुई। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अंडरस्टूड। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 1952 में पहला 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के द्वारा लागू किया गया, जिसमें इंडस्ट्री, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को तवज्जो दी गई, उनकी स्थापना और उनके डेवलपमेंट में फोकस किया गया। अंडरस्टूड। बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और बढ़ती जनसंख्या, बहुत खर्च किस पे? डिफेंस पे। हम लोगों ने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च किया। डिफेंस मतलब अपनी आर्मी और हथियारों पे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था। ये सभी कारण थे जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई और हम लोग कर्ज के नीचे दब गए, जो कर्ज हमने फॉरेन कंट्रीज से लिया था। फिर हमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की आवश्यकता पड़ी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 एलिमेंट्स थे। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण की छूट, बिना लाइसेंस के औद्योगिक हम स्टार्ट कर सकते थे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, सारे लाइसेंस की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी मोस्टली की। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना इंडस्ट्रीज़ में। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, पूरे विश्व को एक मंच पे लाना, हम लोग इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके फॉरेन कंट्रीज़ में, हम लोग वहाँ पर जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सके और फॉरेनर्स हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप कर सके। उसके बाद हमारे मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। जो करंट में जो प्रयास किया गया वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, ये सब चीज़ें की गई किस उद्देश्य से? हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से, हमारे देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? बेहतर बनाने के लिए। मेक इन इंडिया की शुरुआत मैं आपको बता दूं, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई। किस उद्देश्य से? कि जो हमारा नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी है वो मिलकर मैन्युफैक्चर करे गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया के अंदर ही। मीन्स अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में ही आएगी और हमारी इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर में मैन्युफैक्चर करेगी किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। इससे हमारे देश में जॉब क्रिएट होगी, रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा। हमारे इंडियन जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होंगे, कुशल होंगे, उनकी कुशलता बढ़ेगी। मेजरली जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम था ये 25 सेक्टर में था। मीन्स 25 सेक्टर में 25 सेक्टर इसके अंडर आते हैं। ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, केमिकल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेदर, माइनिंग, तो टोटल कितने हैं? 25 सेक्टर्स है। ऐसे ही ये सभी किसके अंडर में आते हैं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। और मेकिंग इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लॉन्च किया था 25 सितंबर 2014 को। और इसी के अंदर 25 ही सेक्टर इंक्लूड होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था जॉब क्रिएट करना और स्किल डेवलपमेंट करना इंडिया के अंदर। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।